हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन इकोनॉमिक क्लासेस के अंदर। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो किन किन तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी देश के लिए रोजगार जो होता है एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। प्रत्येक देश की सरकार जो होती है आज रोजगार को बढ़ाना चाहती है, और रोजगार के स्तर का जो निर्धारण है वो कुल मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगी, वहीं पर जो है रोजगार के स्तर का निर्धारण होगा। और कुल पूर्ति जो होती है रोजगार के निर्धारण के अंदर कोई भूमिका नहीं निभाती, क्योंकि कुल पूर्ति खुद जो है वो रोजगार पर निर्भर करती है। यानी जितना रोजगार का स्तर होगा उसी के अनुसार जो कुल पूर्ति का लेवल होगा। लेकिन कुल जो रोजगार का स्तर होता है उसके निर्धारण में एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजप्शन डिमांड और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर हम अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल के अंदर जो कंजप्शन को बढ़ा करके हम एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कंजप्शन जो होता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, जिसकी वजह से अल्पकाल के अंदर कंजप्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम जो है केवल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर जो वो रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होगी। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। ये केंज ने बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, जबकि परंपरावाद ये मानते थे कि भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। लेकिन बाद में केंज ने जो अपना रोजगार का सामान्य सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अंदर उन्होंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ MEC के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि अल्पकाल के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्थिर रहती है। तो ऐसे में इन जो MEC है वही जो है इन्वेस्टमेंट के लेवल को निर्धारित करती है। तो इन्वेस्टमेंट जो वो मांग को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है, और MEC जो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो जब तक हम MEC के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सही जानकारी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है MEC के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम MEC के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, यानी MEC क्या है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है एक नई धारणा, यानी परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने MEC यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो जब केंज जो आया, उस केंज के बाद से जो है MEC की जो धारणा है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। लेकिन उससे पहले MEC जो है उसकी धारणा का प्रयोग सबसे पहले इरविन फिशर ने किया था 1930 के अंदर। और उन्होंने बताया कि जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो लागत पर प्राप्त प्रतिफल की दर है। यानी हम जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट के ऊपर हमें जो रिटर्न प्राप्त हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, यानी संभावित या अनुमानित जो लाभ की दर है वही जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। तो सबसे पहले हालांकि प्रयोग तो इसका इरविन फिशर ने किया था, लेकिन अपने सिद्धांत के अंदर इसको अप्लाई करने का कार्य केंज ने किया। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ है पूंजी की किसी भी नई इकाई का जब इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, यानी पूंजी की नई इकाई में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उस इकाई के पूरे जीवन काल के दौरान हमें प्रति वर्ष कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है। यानी ये वार्षिक अनुमानित आय की दर है। तो जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो केवल ब्याज की दर को नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि जिस ब्याज की दर के ऊपर हम उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, उसके बाद हमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से किस रेट से रिटर्न प्राप्त होगा, यानी लाभ प्राप्त होगा। तो नई पूंजी के कारण जो लाभ प्राप्ति की दर है वही जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपये की पूंजी लगाता है, यानी वो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है और
वो जो पूंजी लगाता है उस पूंजी की जो जीवन अवधि है वो 10 साल है, और उस पूरी जीवन अवधि के दौरान यानी 10 साल के दौरान उस पूंजी से उसको 20,000 रुपये आय प्राप्त होने का अनुमान है। अब देखिए उसको लाभ की दर क्या होगी, यानी जिसको हम MEC बोलते हैं, वो कैसे हम इसमें निर्धारित करेंगे। हमें पता है कुल लाभ उसको कितना हो रहा है 20,000 रुपये, यानी कुल आय माइनस कुल लागत। तो 10,000 रुपये का जो है उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। अब ये जो 10,000 रुपये का लाभ है उसको 10 साल में मिलेगा, यानी औसत लाभ सालाना लाभ कितना 1,000 रुपये। अभी जो 1,000 रुपये लाभ है ये उसको 10,000 रुपये पर प्राप्त हो रहा है। तो लाभ प्राप्ति की दर क्या है, लाभ की दर कुल लाभ बटा कुल लागत गुणा 100। तो कुल लाभ कितना है एक साल में 1,000 रुपये का, लागत कितनी है 10,000 रुपये। और इस प्रकार से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जो रेट ऑफ रिटर्न यानी लाभ की दर आती है वो 10% आती है। तो एक जो व्यक्ति है जब 10,000 रुपये की पूंजी लगाता है 10 साल में उसको 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसको जो लाभ प्राप्ति की दर है वो 10% है। और ये 10% है वो क्या है MEC यानी अनुमानित लाभ की दर है। तो यहाँ पर अनुमानित लाभ की दर है वही MEC है, तो इस अवस्था के अंदर MEC वो 10% होगी। परिभाषा देखिए, हैक के अनुसार किसी विशेष प्रकार की पूंजीगत वस्तु की सीमांत उत्पादकता इस बात को बताती है कि एक उद्यमी अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु लगा करके उससे उस पर खर्च किए गए धन की तुलना में कितनी आय की आशा रखता है। आशा रखने का मतलब ये केवल अनुमान है, प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस परिभाषा में बताया गया कि जब एक प्रोड्यूसर एक जो उत्पादक है वो किसी एक अतिरिक्त पूंजी की स्थापना करता है और उस स्थापना के परिणाम स्वरूप उसके ऊपर जो खर्च होता है खर्च की तुलना में उसको कितना धन या कितनी आय प्राप्त करने की उम्मीद है, उसी को हम जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहेंगे। केन्ज की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बेहतरीन डेफिनेशन है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अकॉर्डिंग टू केन्ज इट इज़ दैट रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम ए न्यू कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम दैट मेक्स इट इक्वल टू सप्लाई प्राइस। यानी ये कहता है कि भी एक जो पूंजी है उस पूंजी के ऊपर किस दर से डिस्काउंट किया जाए, किस दर से कटौती की जाए कि जो अनुमानित आय है उस अनुमानित आय को सप्लाई प्राइस के बराबर कर दे। अब ये बात तो वही है कि सप्लाई प्राइस यानी उस पूंजी के ऊपर जो है कितनी लागत आएगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सप्लाई प्राइस को। एक बार हम मान लेते हैं कि पूंजी के ऊपर कितनी लागत आएगी और उस लागत के परिणाम स्वरूप उसको आय प्राप्त होगी, वो पूंजी से अधिक प्राप्त हो रही है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 100 रुपये पूंजी लगाई और उसको 110 रुपये की जो वो आय प्राप्त हो रही है। अब ये कह रहा है कि भी 110 रुपये के ऊपर हम किस प्रतिशत से कटौती करें कि वो 100 रुपये के बराबर हो जाए। 110 के यहाँ पर अनुमानित आय है और 100 रुपये के यहाँ पर सप्लाई प्राइस, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि जितनी आय में वृद्धि हुई है जिस दर से, अगर उसी दर से हम कटौती करेंगे तो सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाएगी। तो बात वही है, अनुमानित लाभ की दर है, या केन्ज ने इसको जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट कहा है। क्या कहा इसको, रेट ऑफ डिस्काउंट, कि जो आपकी प्रोस्पेक्टिव इनकम यानी अनुमानित आय है उसके ऊपर किस दर से कटौती की जाए ताकि ये जो है सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाए। अब आगे है MEC के निर्धारक तत्व, जो हमने पीछे सारा विवरण देखा है, जो हमने अध्ययन किया अब तक, जो बातें हमने जानी है, उसके अंदर जो मुख्य रूप से बात है निकल करके सामने आई वो ये है कि MEC यानी जो अनुमानित लाभ की दर है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो अनुमानित आय कितनी है, कि जो पूंजी लगाई गई है उस पूंजी की पूरी अवधि के दौरान आय प्राप्त होने की संभावना कितनी है, और दूसरा उस आय को प्राप्त करने के लिए जो लागत आई है आएगी कि कितनी जो है पूंजी की कीमत है, पूंजी की जो सप्लाई प्राइस है वो क्या है। इन दोनों के आधार के ऊपर जो हम जो है MEC का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से MEC दो तत्वों पर निर्भर करती है, पहला अनुमानित आय, दूसरा पूर्ति कीमत। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि अनुमानित आय क्या होती है और पूर्ति कीमत क्या होती है। अनुमानित आय जिसको हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब अनुमानित आय, इसको हम जस्ट शॉर्ट में PYB लिखेंगे। तो अनुमानित आय जैसा कि नाम से पता है कि हम एक आय का अनुमान लगाते हैं। अब हम किस आय का अनुमान लगाते हैं, हम कोई भी पूंजी लगाते हैं, उस पूंजी से हमें जो है कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है, वही जो है अनुमानित आय है।
तो इसको हम जो है अर्थ के रूप में या डेफिनेशन के रूप में भी देखते हैं। अनुमानित आय से अभिप्राय किसी पूंजीगत इकाई से उसके पूरे जीवन काल से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय से है। यानी कोई भी हम पूंजी लगा रहे हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो एक ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर के ऊपर जो आप 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो ट्रैक्टर जो 15 साल तक चलेगा, तो 15 साल की जीवन अवधि के दौरान उस ट्रैक्टर से कितनी शुद्ध आय प्राप्त होती है या प्राप्त होने की संभावना है, वही जो है आपके लिए अनुमानित आय होगी। और अनुमानित आय का हम पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए हम जितने भी साल उस मशीन की अवधि है, उस पूंजी की अवधि है, उसमें प्रत्येक साल की शुद्ध आय को जोड़ करके हम जो है अनुमानित आय निकाल लेते हैं। यानी पहले साल की अनुमानित आय प्लस दूसरे साल की शुद्ध अनुमानित आय प्लस तीसरे साल की शुद्ध अनुमानित आय प्लस चौथे साल की शुद्ध अनुमानित आय। इसी प्रकार से जितने भी साल वो मशीन चलती जाएगी, प्रत्येक साल की हम शुद्ध आय जो है वो जोड़ेंगे और जोड़ करके हम जो है पूरी जीवन अवधि की अनुमानित आय का पता लगा सकते हैं। और शुद्ध आय यहाँ पर क्या होगी कि एक जो मशीन है, उस मशीन ने जितना प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को बेचने से जो कुल आय प्राप्त होती है वो आय माइनस उस आय को प्राप्त करने में जितनी भी उत्पादन लागत आई है वो घटा देंगे। तो शुद्ध आय बराबर होती है एक साल में प्राप्त कुल आय माइनस उत्पादन लागत। तो यहाँ पर हम जब अनुमानित आय की बात करते हैं तो वो ध्यान रखना में से कुल आय नहीं होती है, वो शुद्ध आय होती है, क्योंकि कुल आय के अंदर जो है लागत भी शामिल होती है। अब देखिए प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी पी वाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। पी वाई यहाँ पर अनुमानित आय है, Q1 यहाँ पर पहले वर्ष की शुद्ध अनुमानित आय, Q2 दूसरे वर्ष की अनुमानित शुद्ध आय, Q3 तीसरे वर्ष की शुद्ध अनुमानित आय। इसी प्रकार से n सालों तक की आप जो है अनुमानित आय निकाल करके इन सभी को जोड़ करके हम जो है अनुमानित आय निकाल सकते हैं। तो ये जो है आसान सी चीज़ है और आपको ध्यान में भी आ गया होगा कि अगर हमें अनुमानित आय निकालनी है तो हमें उसके लिए जो है 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, उस मशीन की जीवन अवधि कितनी है, फिर पहले साल कुल कितनी आय हुई, कुल कितना उस आय के दौरान कुल कितनी लागत आई, तो उत्पादन आय में से हम उत्पादन लागत घटा देंगे तो पहले साल की शुद्ध आय आ गई, प्लस हम दूसरे साल की इसी प्रकार से शुद्ध आय निकाल लेंगे, प्लस तीसरे साल की शुद्ध आय निकाल लेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक साल की शुद्ध आय निकाल करके हम जो है पूरे जीवन अवधि के दौरान एक मशीन से जो आय प्राप्त होने की संभावना है उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वह सप्लाई प्राइस। आप ध्यान देखना कि सप्लाई प्राइस जो होता है वो वर्तमान जो मशीन है उसकी कीमत नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखना, क्योंकि सप्लाई प्राइस जब हम देखते हैं तो सप्लाई प्राइस शब्द का प्रयोग केंज ने किया था। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे ध्यान में जो पहली बात आती है वो यही आती है कि भी जिस कीमत के ऊपर वस्तु की पूंजीगत वस्तु की सप्लाई हुई है वो जो है कीमत है वही सप्लाई प्राइस है, लेकिन ये सही नहीं है। सप्लाई प्राइस जो है वो वर्तमान जो पूंजी है उसकी हम कीमत नहीं देखेंगे, वो 1 लाख की आई है, 2 लाख की है, 3 लाख की है, हम वो नहीं देखेंगे। बल्कि जब वो वर्तमान पूंजी खत्म हो जाएगी यानी उसकी जीवन अवधि खत्म हो जाएगी, उसके स्थान के ऊपर जब हम नई पूंजीगत मशीन लगाएंगे बिल्कुल उसी के जैसी, तो उसकी जो कीमत होगी नई मशीन की वही जो है सप्लाई प्राइस है। यानी वर्तमान पूंजी के स्थान के ऊपर उसके जैसी नई पूंजी लगाने की जो कीमत है वही कीमत जो सप्लाई कीमत या सप्लाई प्राइस है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो वर्तमान पूंजी की कीमत नहीं है, बल्कि वर्तमान पूंजी के स्थान पर हम जो नई पूंजी लगाएंगे उसकी जो कीमत है वही सप्लाई प्राइस है। इसलिए इसको हम जो स्थानापन्न की कीमत भी बोलते हैं। यानी वर्तमान पूंजी के स्थान पर जो नई पूंजी लगाई जाएगी उसकी जो कीमत है वही जो है सप्लाई प्राइस है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे आज आपने एक मशीन लगाई है और वो मशीन जो 5 साल तक चलेगी। अब 5 साल उसकी लाइफ है तो 5 साल के बाद हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके स्थान के ऊपर जो नई मशीन लगाई जाएगी उसकी जो कीमत होगी, मान लीजिए उसकी कीमत जो 1 लाख है कि 5 साल के बाद वो मशीन जो 1 लाख रुपए में आएगी, तो वही जो उसकी सप्लाई प्राइस होगी। क्लियर? अब इसका फार्मूला देखिए। एमईसी के निर्धारण के लिए हमें जो है 2 चीज़ों की जरूरत है, एक तो अनुमानित आय और दूसरा पूर्ति कीमत। तो हम जो है एमईसी के का निर्धारण वो अनुमानित आय और पूर्ति कीमत के द्वारा ही करते हैं। अब आप देखिए एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखना
कि जब हम प्रोस्पेक्टिव इनकम निकालते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकालते हैं, अनुमानित आय निकालते हैं, तो अनुमानित आय निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास में वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर का फार्मूला है। अब चक्रवृद्धि ब्याज दर के अंदर क्या होता है कि पहले अवधि के दौरान जो मूलधन होता है और उसके अंदर हम ब्याज जोड़ लेते हैं, यानी मिश्र धन होता है, वो अगली अवधि के दौरान मूलधन बन जाता है। फिर अगली अवधि का जो मिश्र धन है यानी मूलधन प्लस ब्याज है वो आगे जो अवधि होगी उस अवधि के लिए मूलधन का कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से जब हम अनुमानित आय निकालते हैं तो वो भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पर ही आधारित है। तो PY1 यानी पहले वर्ष की जो अनुमानित आय है, PY1 का मतलब पहले वर्ष की अनुमानित आय, वो निर्भर करती है SP सप्लाई प्राइस प्लस 1 सप्लाई प्राइस इंटू 1 प्लस M यहाँ पर क्या है MEC यानी अनुमानित लाभ की दर। तो अनुमानित लाभ की दर है कि पहली बार जो कीमत है, कीमत के ऊपर मान लीजिए 10% हमें लाभ हो रहा है तो वो हम लाभ की दर निकाल लेंगे। तो लाभ की दर अगर हमें एक बार पता है तो उसके बाद हम जो अनुमानित आय निकाल सकते हैं। तो PY1 इज इक्वल टू SP इंटू 1 प्लस M, ये जो है फार्मूला है हमारे पास में पहले वर्ष की अनुमानित आय निकालने का। अब आप देखिए अगर हम इससे सप्लाई प्राइस भी निकाल सकते हैं तो सप्लाई प्राइस क्या हो जाएगा, SP को आप जो इस तरफ रखोगे तो SP के गुणा में है 1 प्लस M, तो ये PY1 के भाग में चला जाएगा। तो SP का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा PY1 बटा 1 प्लस M क्या है यहाँ पर MEC है। PY1 अनुमानित आय, SP सप्लाई प्राइस, M बराबर MEC, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्या चीज़ है। तो आपको केवल ये पहला फार्मूला याद रखना है, उसके बाद आप जो MEC का फार्मूला निकाल सकते हो। तो PY1 इज इक्वल टू SP इंटू 1 प्लस M। अब SP क्या हो जाएगा PY1 बटा ये 1 प्लस M जो है इसके भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में SP का फार्मूला है। अब आगे देखिए दूसरे वर्ष जब हम सप्लाई प्राइस निकालते हैं तो उसमें क्या हो, दूसरे वर्ष हम प्रोस्पेक्टिव इनकम निकालते हैं तो PY2 इज इक्वल टू SP 1 प्लस M, SP इंटू 1 प्लस M, यानी ये जो पहले साल की जो प्रोस्पेक्टिव इनकम थी वो अगले साल की जो है वो मूलधन बन जाएगा। तो उसके गुणा में 1 प्लस M यानी दूसरे साल के दौरान जो लाभ प्राप्ति की दर है वो। तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, PY2 इज इक्वल टू SP 1 प्लस M इंटू 1 प्लस M, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो SP इंटू 1 प्लस M स्क्वायर। अब इसको अगर आप सप्लाई प्राइस निकालते तो क्या हो जाएगा, ये सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू PY2 बटा 1 प्लस M स्क्वायर, तो ये इसके भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में सप्लाई प्राइस का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से जब हम तीसरे वर्ष के लिए अनुमानित आय निकालेंगे तो दूसरे वर्ष की अनुमानित आय वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगी। तो तीसरे वर्ष की सप्लाई प्राइस PY3 इज इक्वल टू SP, दूसरे वर्ष की जो अनुमानित आय है वो क्या है SP इंटू 1 प्लस M स्क्वायर इंटू तीसरे वर्ष की जो लिए निकालने के लिए हम जो है एक बार और जो MEC है उसको गुणा में कर देंगे तो 1 प्लस M ये हो जाएगा। तो इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर है इसमें एक बार और गुणा करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा घन। तो PY3 इज इक्वल टू SP इंटू 1 प्लस M की पावर 3। अब सप्लाई प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, सप्लाई प्राइस जो है प्रोस्पेक्टिव इनकम के भाग में चला जाएगा 1 प्लस M की पावर 3। तो ये हो जाएगा सप्लाई प्राइस अपने पास, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू PY3 अपॉन 1 प्लस M क्यूब। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ये फार्मूला आ गया। अब मान लीजिए इसकी जीवन अवधि जो है 3 साल ही है, तो तीनों सालों की हम सप्लाई जो है प्रोस्पेक्टिव इनकम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। तीनों सालों की सप्लाई प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, PY1 बटा 1 प्लस M प्लस PY2 प्लस PY2 बटा 1 प्लस M स्क्वायर प्लस PY3 बटा 1 प्लस M क्यूब। तो अगर हम मान लीजिए 5 साल 6 साल जितने भी है तो ये जो हमारे पास है फार्मूला हम हर साल की जो प्रोस्पेक्टिव इनकम जो उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास में सप्लाई प्राइस का जो फार्मूला एक्चुअली वो क्या फार्मूला बनेगा,
सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू पी वाई अपॉन 1 प्लस एम की पावर एन। एन यहाँ पर क्या है, जितने भी साल जीवन अवधि की अपन निकाल रहे हैं, 5 साल के, तो एन यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर 10 साल जीवन अवधि है तो एन यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हम 10 तक चलेंगे। जैसे पी वाई 1/1 प्लस एम प्लस पी वाई 2/1 प्लस एम 2 प्लस पी वाई 3/m प्लस 1 प्लस एम की पावर 3 प्लस पी वाई 4/1 प्लस एम की पावर 4। इसी प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम चलते जाएंगे। तो हमारे पास में फार्मूला क्या हो जाएगा, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू पी वाई अपॉन 1 प्लस एम की पावर एन। अब आप देखिए, अगर हम m की पावर n को एक तरफ ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें m का फार्मूला निकालना है, MEC का फार्मूला निकालना है, तो आप m को एक तरफ ले आइए। जब m को आप इस तरफ ले करके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि m जो है वो बटा में है, तो इस साइड में जा करके ये पहले सप्लाई प्राइस बटा प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगा। जब हम, क्योंकि 1/m बच गया इस साइड में, 1/1 प्लस m की पावर n बच गया। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एम की पावर n इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस अपॉन प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका n हटाएंगे। अब n हटाएंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्गमूल n वर्गमूल प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस, यानी अनुमानित आय बटा कीमत सारे की पावर जो वो सारे n हो जाएगा। तो जब हम सारे की पावर n करेंगे तो हमारे पास में जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एम इज इक्वल टू वर्गमूल n प्रोस्पेक्टिव इनकम बटा सप्लाई प्राइस। अब हमें केवल m चाहिए, तो ये इस साइड में m एक जो वो ये प्लस में है, तो इस साइड में जाकर के ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू n अंडरूट प्रोस्पेक्टिव इनकम अपॉन सप्लाई प्राइस -1। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि जो वर्गमूल का निशान है ये केवल प्रोस्पेक्टिव इनकम और सप्लाई प्राइस के ऊपर है। n जो है एक जो है वो इससे बाहर है। n का मतलब यहाँ पर कितने साल है, अगर 3 साल है तो सप्लाई प्राइस और जो प्रोस्पेक्टिव इनकम और सप्लाई प्राइस का अनुपात है उसका क्यूब हो जाएगा। और अगर ये 4 है तो इन सभी की घात 1/4 हो जाएगी। अगर प्रोस्पेक्टिव अगर 2 साल जीवन अवधि है तो सारे की पावर 1/2 यानी वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना कि जो वर्गमूल का निशान है केवल सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड के ऊपर है, एक जो इससे बाहर है। तो हमारे पास में MEC निकालने का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, n वर्गमूल प्रोस्पेक्टिव यील्ड बटा सप्लाई प्राइस -1। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं आप कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की जो पूर्ति कीमत है वो 1000 रुपये है और जीवन अवधि उसकी 2 वर्ष है और 2 वर्षों के दौरान उसको जो अनुमानित आय प्राप्त होने की संभावना है वो 1210 है। अब हम जो है MEC निकालते हैं। MEC का फार्मूला क्या है, n वर्गमूल प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस -1। अब यहाँ पर अपने पास n कितना है, 2 है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड 1210 है और सप्लाई प्राइस है वो 1000 है। तो इसके बाद में हमारे पास में ये जो अब फार्मूला है, इस फार्मूले में हम जो है इस सभी को पुट करते हैं, हमारे पास में तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि n 2 है तो यहाँ पर सीधा वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल 1210 बटा 1000 -1, तो 1210 बटा 1000 जो है वो हो जाएगा हमारे पास में। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/10 -1 और 11/10 -1 को अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/10 और 1/10 का अगर आप प्रतिशत निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास में जो MEC है वो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। तो इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि भी हम जो है किस प्रकार से जो है M निकाल सकते हैं। MEC निकालने के लिए हमें जो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो सप्लाई प्राइस की और दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड की। और सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड अगर हमारे पास में तो इसका फार्मूला बनता है n वर्गमूल प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस -1। तो उस फार्मूले में अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो है MEC की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके साथ जो है हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू।